We are starting a new series for geography for UPSC Civil Services examination. First we'll cover geomorphology, climatology, oceanography, environment, Indian geography and human geography. This will be the order which we'll be following. For geomorphology, we are starting with the interior of the earth. These are the sources, topics which will be covered. Our source would be PMFIS notes, which I think is a reliable source in the recent UPSC examination patterns. So, interior of the earth. To understand, we need to study the earth's interior. So we need to understand the earth's surface, various phenomena like volcanism, earthquakes, which are itself a very important topic, earth's magnetic field, various solar system objects, evolution and the present composition of the atmosphere. So in this earth's surface, तो अर्थ के सर्फेस में बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो अर्थ के सर्फेस को शेप करते हैं. नाउ इट कैन बी अ अर्थक्वेक, इट कैन बी अ वॉल्केनो, इट कैन बी convergence of two plates, it can be divergence of two plates. So all these are the different geological processes which are happening. So processes that are caused by forces from within the earth, जो forces earth के अंदर से उसको शेप कर रही है उसे एंडोजीनस प्रोसेस कहा जाएगा. और वैसे ही अगर कोई बारिश की वजह से या फिर कोई विंड की वजह से उसके सरफेस को शेप कर रही है तो उसे एक्सोजीनस प्रोसेस कहा जाएगा, जो उसके ऊपर से या उसके बाहर से लग रही है. जो फिज़िकल फिनोमेना में वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं दिस इज़ बिकॉज द कन्वेक्शन करेंट्स इन द मैंटल. अब कन्वेक्शन करेंट्स क्या होते हैं तो इसको थोड़ा और हम आगे जाके पढ़ते हैं. सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करती है उसके हार्मफुल सोलर विंड से. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस सोलर ऑब्जेक्ट्स. अभी पूरा सोलर सिस्टम एक सिंगल नेबुलर क्लाउड से बना था और उसके बाद उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट आज के टाइम पे हैं. फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन. तो जो मिनरल्स हैं लाइक डायमंड्स जो कि 150 to 800 किलोमीटर डीप टू द मैंटल मिलते हैं, दैट अकर ऑन द अर्थ सर्फेस एंड आर फॉर्म डीप बिलो द अर्थ सर्फेस, जिसको वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर लाया जाता है. तो मिनरल एक्सप्लोरेशन वॉल्केनिक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं, रॉक के नेचर को उसका रेडियोलॉजिकल डेटिंग से समझ सकते हैं. नाउ देयर आर टू सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट होता है जब आप ज़मीन में खुद घुस के नीचे जाते हो, खुदाई करते हो, माइनिंग करते हो, ड्रिलिंग करते हो और उस सब रॉक्स के नीचे को स्टडी करते हो. लेकिन जो माइनिंग है, ड्रिलिंग है, ये एक सर्टेन डेप्थ तक ही पॉसिबल है. अगर कहीं पे लावा है या बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो आप उसके एक लिमिट हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. अभी कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको थोड़ा अच्छे से याद कर सकें. सो मेपोनिंग गोल्ड माइन है विच इज़ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, एंड टाउतोना गोल्ड माइन विच इज़ द सेकेंड डीपेस्ट माइन, ये साउथ अफ्रीका में है जो 3.9 किलोमीटर की डेप्थ तक है. एंड द डीपेस्ट ड्रिलिंग, तो दो चीज़ें हमने बात की थी, माइनिंग और ड्रिलिंग. तो माइनिंग में मेपोंग गोल्ड माइन एंड टाउतोना गोल्ड माइन, ड्रिलिंग में इट इज़ कोरा पेनिनसुला इन द सोवियत यूनियन which is only about 20 kilometer deep hole. In the 1970s it was done. This is Russia, जिसको USSR या सोवियत यूनियन कहते थे 1970s में. और क्योंकि 1970s की बात है तो सोवियत यूनियन वर्ड यूज़ किया और यहाँ पे ये कोनार पेनिनसुला है. जैसा कि पेनिनसुला इट इज़ सराउंडेड बाय water from 3 sides, so it is a Konar peninsula. Do not forget it, it's very important. Now coming for the indirect sources. अभी ग्रेविटी है. ग्रेविटी के थ्रू यह वॉल्केनिक इरप्शन है, ये खुद से एक जो मैग्मा है वो बाहर आया है और जब मैग्मा सेटल हो गया तो वो रॉक बना. फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फेजेस के थ्रू गया और आपने उससे अर्थ को स्टडी किया. बिकॉज जो भी बाहर आया वो अंदर से आया है अर्थ के, तो जो भी आप स्टडी करोगे वो अर्थ को ही स्टडी करोगे. सो दैट्स वाई वॉल्केनिक इरप्शंस, ग्रेविटेशन, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये हमें एस्टिमेट कराता है कि अंदर कितना प्रेशर है. वॉल्केनिक इरप्शन और हॉट स्प्रिंग ये बताता है कि अर्थ का इंटीरियर काफ़ी हॉट है, तभी तो बहुत गर्म चीज़ बाहर आ रही है. डेंसिटी इंक्रीजेज एज यू ट्रेवल फ्रॉम द क्रस्ट टू द इनर कोर. कुछ फैक्ट्स तो याद रखने होते हैं. नाउ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अवेलेबल टू अंडरस्टैंड कि अर्थ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है. जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करते हैं, जिसकी डिफरेंट इलास्टिसिटी, डेंसिटी होती है. जब हम टी और एस वेव्स को स्टडी करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. द मोर इलास्टिक एंड डेंस द मटेरियल इज द हायर इज द वेलोसिटी एंड दे अंडरगो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन विच विद डिफरेंट डेंसिटीज़. अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले आपको रिफ्लेक्शन का पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा. दिस इज़ रिफ्लेक्शन. कोई चीज़ गई है तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई है. और सपोज़ ये एयर है, ये वाटर है और यहाँ से एक चीज़
एक रे है जो एंटर कर रही है और वो इतने एंगल पे जाने की बजाय एक नेक्स्ट एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्शन डेंसिटी था वो ज़्यादा था। सो ये रिफ्रैक्शन है। एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स एंड दे ट्रैवल थ्रू इट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये थोड़ा लाइटर डेंसिटी का है, ये थोड़ा हायर डेंसिटी का है, इसका रिफ्रैक्शन थोड़ा कम है, इसका रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे आपने 2 लेयर का स्टडी किया है जस्ट बाय द अपने वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स को जैसे पढ़ा। मीटेराइट्स और अर्थ सेम नेबुलर क्लाउड से फॉर्म हुआ था। दे आर लाइकली टू हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब आप मीटेराइट्स को स्टडी करो तब अर्थ को भी स्टडी कर सकते। दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट सोर्स। ग्रेविटेशन, अब ये अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल होता है। जी की वैल्यू Gm/r² होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक फील्ड, जियो डायनामो इफेक्ट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द अर्थ्स कोर। शिफ्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूज टू द इनएक्सेसिबल आयरन कोर। अभी अर्थ की हीट के सोर्सेस क्यों है? हमें पता है कि धरती के अंदर की जो जगह है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन इतनी गर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। जो न्यूक्लियर डीके हो रहा है वो प्राइमरीली क्रस्ट और मैंटल में हो रहा है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो यूरेनियम है ये इतना कंसनट्रेटेड है कि ये एट द बेस ऑफ द अर्थ मैंटल सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर फिजन में जा रहा है। सो येस, इट वॉज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द PYQs दैट इट इज़ नॉट फ्यूजन, इट इज़ फिजन। मतलब एक पॉइंट है वो ब्रेक कर रहा है, फिर वो खुद ब्रेक कर रहा है, फिर वो और आगे ब्रेक कर रहा है, फिर उसमें से एक और आगे ब्रेक कर रहा है। ओके, ये भी ब्रेक करेगा। दिस इज़ फिजन एज एन अ ह्यूमन मैन मेड रिएक्टर। और बहुत सारी न्यू मेजरमेंट सजेस्ट करती है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो 50% या मोर देन 50% ऑफ द टोटल हीट को कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन अकर नहीं होता है, न्यूक्लियर फिजन अकर होता है। प्राइमॉर्डियल हीट, अब प्राइमॉर्डियल हीट ये है कि जो कॉमेट्स हैं, मीटेराइट्स हैं, ये जैसे अर्थ को इम्पैक्ट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ ऑल्सो एक सोर्स है हीट का। टाइडल फ्रिक्शन, ओशन टाइड्स से टाइडल फोर्सेस को इफेक्ट नहीं करती हैं। जो अर्थ है वो भी उस साइड पे थोड़ा बंज हो जाती है। सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द heat. And the loss of the rotation energy means the earth is slowing down in rotation rate currently by about 0.002 seconds per century. Coming for the seismic waves. Seismic waves होती है जो earthquake से रिलेट करती हैं या फिर अर्थ की वाइब्रेशन या क्रस्ट की वाइब्रेशन को करती हैं अफेक्ट। द रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ seismic wave is used for research into the structure of the earth's interior. अब earthquake के अंदर waves कैसे प्रोड्यूस, अब earthquake waves प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जब भी एक फॉन्ट है, the abrupt release of energy along with the font, ये एक फॉन्ट है, ये एक फॉन्ट है, और ये जब टकराते तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, द शार्प ब्रेक इन द क्रस्टनेट कॉजेज द अर्थक्वेक वेव्स. रॉक नेयर्स along a fault tend to move in opposite direction due to the force exerted on them but are held in place by counteracting friction force which are exerted by overlying strata. अब जो रॉक नेयर्स हैं इसके ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप होएगा, इसकी वजह से जहाँ से ये पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलेंगे फोकस या हाइपोसेंटर, ये वाला पॉइंट। और जिस पॉइंट से ये सरफेस से निकल गई है उसको बोलेंगे एपीसेंटर। तो सपोज़ यहाँ से इन लोगों ने इन 2 प्लेट्स ने हिट किया तो इसको बोलेंगे फोकस या हाइपोसेंटर, और जहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई उसको बोलेंगे एपीसेंटर। नाउ देयर आर टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स। NCERT में ये डायग्राम दिया है तो ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट। T वेव्स का अराइवल टाइम पहले होता है, S वेव बाद में आती है। दीज आर द बॉडी वेव्स और फिर आती हैं सरफेस वेव्स। तो मे बी इसको ऑर्डर में पूछ सकते हैं। तो देयर आर 2 वेव्स, बॉडी T एंड S, जिसमें P पहले आती है, S बाद में आती है, उसके बाद सरफेस वेव्स आती हैं। एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है सरफेस वेव्स का। बॉडी वेव्स, जैसी एनर्जी रिलीज होती है उस फोकस के ऊपर, अभी हमने फोकस की बात की थी कि इस फोकस के ऊपर जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो P और Q वेव्स रिलीज होती हैं, सॉरी P और S वेव्स रिलीज होती हैं जो सारे डायरेक्शंस में मूव करता है। ये जो P है इसे प्राइमरी वेव्स कहेंगे। इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, मतलब कि वेव का जो प्रोपोगेशन है इट इज़ सिमिलर टू द साउंड वेव, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। S वेव्स और सेकेंडरी वेव्स मीन्स जो वेव का प्रोपोगेशन इट इज सिमिलर टू द रिपन्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे रिपन्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक ओशन सर्फेस पे। P वेव सबसे फास्ट होती है। प्राइमरी वेव्स सबसे पहले ये रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दीज आर द
P waves, as you can see, these are the longitudinal waves. Okay, तो कहीं पे compression है, कहीं पे rarefaction है, कहीं पे compression है, कहीं पे rarefaction है. Because of the displacement of the medium is in the same direction as the opposite direction to the direction of the propagation of the wave. Compression waves because they produce compression and rarefaction. Pressure wave because they produce increases and decreases in the pressure in the medium. So इनके कुछ नाम है जो हमें याद होने चाहिए. It is also known as longitudinal wave, it is known as compression wave, it is also known as pressure wave. They create density difference in the material leading to stretching and squeezing of the material. These waves of relatively high frequency and are least destructive among the earth waves. The trembling of the earth's surface caused due to these waves is in the up-down direction because it is a longitudinal wave. They can travel in all medium. So this is a very important question. It depends on the shear elasticity of the medium. Hence the velocity of the P wave solid में सबसे ज़्यादा होगी, बाद में liquid में, बाद में gas में. This is also very important question. हर पेज पे आपके कुछ important MCQs hidden रहते हैं जो आपको unlock करने होते हैं. So now these are some MCQs because यहीं से question बनेंगे. If you are mastered in this, you are good in geography. These waves take the form of the sound waves when they enter the atmosphere. And the velocity is 5 to 8 km per second. Now, why do P waves travel faster than S waves? It is 1.7 times faster because we are compression waves जो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोपोगेशन की स्पीड भी ज़्यादा होगी. They will travel quickly. While S waves transverse waves हैं like this. So these are transverse or shear waves and the motion of the medium is perpendicular to the direction of propagation. Hence it is less easily transmitted through the medium. P wave is considered as an earthquake warming. Why? Because these are non-destructive. So it can be used as a warning कि अगर P waves हैं which is less destructive, तो जो अगली S wave आएगी which will be having this water rippon kind of thing, तो उसका ज़्यादा destroy damage करने का वो हो सकता है, उसके अंदर capability है. So P waves are used as warning waves. Okay. S waves, these are recorded second, analogous to the water ripples जैसे अभी दिखाया है. They create troughs and crest. So this is trough, this is crest, this is trough, this is crest. They arrive at the surface after the P waves means these are recorded second. They are higher destructive power and they cannot pass through fluids and liquid and gases because fluid do not support shear stresses. तो हमारा एक important question है कि P waves S N G सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, जबकि एस वेव विल ओनली ट्रैवल इन सॉलिड. इंपॉर्टेंट MCQ. नाउ कमिंग फॉर द एन वेव्स और सरफेस वेव्स. ये सरफेस रॉक्स के साथ इंट्रैक्ट करती है और एक नई वेव्स को सेटअप करती है विच आर सरफेस वेव्स विच मूव अलॉन्ग द सरफेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड क्योंकि क्रेस्ट में बहुत लॉन्ग पीरियड तक इनका इफेक्ट रहता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेवलिंग. Wavelength ज़्यादा है and wavelength is inversely proportional to frequency, so they have no frequency transverse waves or shear waves. They develop in the immediate neighborhood of the epicenter and they lose energy more slowly with the distance as the body waves because they travel only across the surface. So जैसे जैसे ये यहाँ तक गई तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, लेकिन अगर यहाँ से एपिसेंटर से निकले तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा और बाद में कम होता जाएगा. कॉमन सेंस. They are slowest among the earthquake waves and are recorded last on the seismograph. The nerve waves, radic waves, not that important. अभी seismic waves हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे समझ पा रहे हैं? ये seismograph पे रिकॉर्ड हो रही है फार ऑफ लोकेशंस. इसका अराइवल टाइम तो एक वार्निंग बन जाती है. Waves taking different path than expected and absence of seismic waves in certain regions are known as shadow zones. अब shadow zones का एक डायग्राम रहेगा जिसको NCERT ने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसके कुछ फिगर्स को याद रखेंगे बिकॉज दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड एज इट इज़. नाउ कमिंग फॉर द शैडो जोन्स. पहले शैडो को पढ़ेंगे, उसके बाद ये बाकी का पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. एमर्जेंस ऑफ शैडो जोन्स ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स. जैसे हमने बात की थी कि पी वेव सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में ट्रैवल करेगा, बट एस वेव तो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगा. तो जैसे आप देख सकते हो कि ये पी वेव का शैडो जोन और ये एस वेव का शैडो जोन है. ठीक है. पी वेव आई और उसने ट्रांसमिट किया इतना 103 डिग्री 103 डिग्री, और ये एस वेव, यहाँ पे एस वेव नहीं आ पाई बिकॉज ये तो हमारा सॉलिड है लेकिन अंदर कोर में क्या लिक्विड भरा पड़ा है. तो एस वेव ने कोशिश की आने की लेकिन आगे एस वेव आ नहीं पाई, तो ये उसका शैडो जोन हो गया. ओके. सो नो डायरेक्ट एस वेव्स आर रिसीव्ड हियर. तो एस वेव का शैडो जोन 103 डिग्री के बियॉन्ड है.
नाउ पी वेव का शैडो जोन, पी वेव आई, पी वेव यहाँ भी आई, बिकॉज पी वेव तो पता है कि वो सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड में ट्रैवल किया पूरा, उसके बाद जैसे कोर विच इज़ लिक्विड उसमें भी ट्रैवल किया, और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गई, इसको ऐसे जाने के बजाय ये ऐसे बेंड हो गई, इट्स ओके, ये इतना बेंड हो गया। उसके बाद अभी ये जो पूरा जोन है यहाँ पे पी वेव नहीं है, सो ये पी वेव का शैडो जोन है, यहाँ पे पी वेव एब्सेंट है, तो वो कितना है 103 से 142 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन विच दे आस्क फॉर द पी वेव्स। फॉर एस वेव्स 103 to 103, फॉर पी वेव्स 142 to 103। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस एक फिगर को याद रखना है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर दो डायग्राम्स दे रखे हैं या दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं तो उसमें से कौन सा है, बिकॉज अगर आपको बेसिक पता है कि पी वेव सॉलिड में ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, लेकिन एस वेव तो आती ही नहीं है लिक्विड और गैस में, तो एस वेव का शैडो जोन सेम ही रहेगा 103 103, लेकिन पी वेव्स 103 142। ओके, now this is the same written, difference in arrival times, waves taking different path is expected, and absence of the seismic wave in certain regions create the shadow zones which allow the mapping of the earth interior. Discontinuities in velocity as a function of depth are indicative of changes in composition and density. ये discontinuities जो है, जो shadow zones है, इससे हमें पता चला कि composition different है कोर का, वो liquid है, उसका density different है। Discontinuities in wave motion as a function of depth are indicative of changes in the phase. Thus, by observing changes of the direction of wave, the emergence of shadow zones, different layers can be identified. And this can be a potential question in any mains practice series or any main exam कि आपको waves के through कैसे composition पता चल रहा है, because आज के टाइम पे बहुत ही basic questions ही पूछे जा रहे हैं, but you should be able to generate some points. You can draw these diagrams. A very good advice from me would be you should start practicing your mains. When you write your answers, it means you're more confident with the facts. And at the time when you are like you have finished the syllabus, then you should start with the prelims preparation whenever you feel like you need to start it like 4 or 5 months prior. For people who have already given prelims but couldn't be selected in mains, they can start it a little late, like 2-3 months after that. Okay. Now, why do sound waves travel fast in a denser medium whereas light travels slower? Sound एक मैकेनिकल वेव है जो कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन ऐसे जारी है। एक हायर डेंसिटी को इट विल नीड टू मोर इलास्टिसिटी इन द मीडियम, सो इट विल ट्रैवल फास्टर। जो नाइट वेव इट इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रैवल थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ, so it needs to higher refractive index and lower velocity. The span of shadow zone of P wave 78 into 2 into 142 minus 143. Either you can remember it or you can remember just this fact, that is enough. It is not even required. Now the internal structure of the earth. I hope this much is enough. We will continue this series further and hence the classes would be continued later. Thank you.